हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको हमने सिलेबस वाली वीडियो में बताया था कि आपको हर चैप्टर को डिटेल में समझाने के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि है भूगोल एक विषय के रूप। याद रखिएगा, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, ये एक इंट्रोडक्शन का काम करता है आपके लिए पूरी ज्योग्राफी का, कि एग्जैक्टली ज्योग्राफी है क्या। अभी तक आपने ज्योग्राफी को जस्ट एक एसएसटी के सब्जेक्ट के पार्ट के रूप में देखा है, सोशल स्टडीज के पार्ट के रूप में देखा है। लेकिन अब सिर्फ ज्योग्राफी किस तरीके की है, हम उस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम इस ज्योग्राफी में बात करते हैं तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, डेफिनेशन, डिटेल्स, इससे शुरू करेंगे। याद रखिए, आप बेसिक से पूरा एडवांस तक जाएंगे और नंबर पूरे 70 में 70 लेकर आएंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे लिए ज्योग्राफी का जो अर्थ है, भूगोल का जो अर्थ है, इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले तत्वों का अध्ययन। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले तत्वों का अध्ययन। तत्व का मतलब क्या हुआ? तत्व का मतलब चीजें, आपकी भाषा में कहें तो चीजें, कि इस पृथ्वी पर जितनी चीजें दिख रही हैं उन सब की जब आप स्टडी करोगे तो यही हमारे लिए क्या बन जाएगा? भूगोल। अब अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे आसपास ना दो तरीके की चीजें, एक तो है नेचुरल, जो नेचर ने हमें दी है, और दूसरी है मानव निर्मित, मैन मेड। नेचुरल में क्या आ जाएगा? हवा, ऑक्सीजन, ये सब। मैन मेड में क्या आ जाएगा? घर, सड़कें, गलियां, ये सारी चीजें। तो हमारे आसपास सिर्फ दो ही तरह की चीजें हैं, प्राकृतिक और मानवीय तत्व। प्राकृतिक और मानवीय तत्व, और जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो यही हमारे लिए क्या बनता है? भूगोल। यही क्या बनेगा? भूगोल। दूसरी तरफ आता है हमारे पास भूगोल शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, कि ज्योग्राफी वर्ड आया कहां से, कौन लेकर आया। ठीक है, सबसे पहले तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसकी वोकैबुलरी याद रखिएगा कहां से आता है। ग्रीक वर्ड है, ये एक यूनानी शब्द है, यानी कि प्राचीन यूरोप से आया हुआ एक शब्द है, जो कि क्या क्या था? जियो प्लस ग्राफोस। ज्योग्राफी का मतलब क्या? दो टुकड़े हैं, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना, और इन दोनों को जब आप मिला दोगे तो ये क्या बनेगा? पृथ्वी का वर्णन करना, डिस्क्राइबिंग द अर्थ। तो ये हमारे लिए इसका मतलब निकल कर आता है। और इस ज्योग्राफी वर्ड को लाने वाला पर्सन कौन था? नाम याद रखिएगा, एरेटोथेनिस था, जो कि ये रहे। और ये प्राचीन यूरोप के विद्वान हैं, इनको ग्रीक विद्वान कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ही पहली बार ज्योग्राफी वर्ड को इस्तेमाल किया, सबसे पहली बार। ठीक है, और उसके साथ साथ इन्होंने बताया था कि जो हमारी पूरी ज्योग्राफी है, ठीक है, इसमें आसपास आप क्या ही देख पाओगे? या तो मानवीय तत्व देख पाओगे, जैसे मानव निर्मित तत्व है हमारे पास, बिल्डिंग्स हैं, सड़कें हैं, गलियां हैं। ठीक है, या प्राकृतिक तत्व देख पाओगे, जैसे जलवायु है, प्राकृतिक में वनस्पति है, स्थल रूप है, ये सारी चीजें। ज्योग्राफी सिर्फ इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द है, कि मानव की कौन सी चीजें हैं, प्रकृति की कौन सी चीजें हैं, और इतने में ही आपका भला हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल सब्जेक्ट है बेटा, याद रखना, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। आप आराम से 70 में 70 ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और 11वीं में 70 में 70 का मतलब आप आगे 12वीं के बाद जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे ना, सब में आपका भला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी जो पूछी जाती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, वो आपकी क्लास 11 के बेस पर ही पूछी जाती है। 12th वाली इतनी कहीं नहीं आती, 11th की सबसे ज्यादा आती है। उसके बाद आगे देखिएगा, जब हम इसमें आगे बात करते हैं तो अगला हिस्सा बनता है हमारे पास, पृथ्वी हमारा एक घर है। पृथ्वी हमारे लिए क्या है? एक घर। अब हमें अपना घर डिफाइन करना है। जैसे मैं कहता हूँ, अभी आप जिस घर में हो उस घर को डिफाइन करो, बताओगे जी इतने कमरे हैं, इतने एरिया में हैं, ठीक है, इतने फ्लोर हैं, इतने लोग रह रहे हैं, अपने घर की चीजें तो बताओगे। तो ठीक ऐसे ही हमें अर्थ भी डिफाइन करना है। अब इसके लिए भी क्या हमें चीजों को रटने की जरूरत है? नहीं यार, क्या डिफाइन नहीं कर सकते? आप ये नहीं बता सकते कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग तत्व हैं, और अलग अलग तत्व अभी बताए थे कितने प्रकार के? दो प्रकार के, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब प्राकृतिक वालों के नाम गिनवा दो, जैसे वनस्पति, मिट्टी, मिट्टी, वनस्पति, मैदान, पहाड़, नदियां, मौसम, सारी चीजें प्राकृतिक हैं। और उसके बाद बहुत सारी चीजें मानव निर्मित, जैसे पार्क हो गया, स्कूल हो गया, उद्योग, ऑफिस, व्यापारिक संस्थाएं, ये सब मानव निर्मित। तो हमारी पृथ्वी पर बेटा दो ही तो चीजें हैं, नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अलग अलग चीजों को अलग अलग टाइप से आपको क्लासीफाई कर देना है। याद रखिएगा, जितनी भी मानव निर्मित है, मानव की बनाई हुई जो चीजें हैं, वो याद रखिएगा, वो रहती है नीड बेस्ड। ठीक है, आपकी आवश्यकता पर आधारित, आवश्यकता आधारित। ठीक है, कि जितनी भी हमारे पास मानवीय चीजें हैं, सब आवश्यकता थी। इंसान को सड़क की जरूरत थी, सड़क बना दी। इंसान को घर की जरूरत थी, घर बना दिया। इंसान सिर्फ उन्हीं चीजों को बनाता है जिसकी उसको जरूरत हो। लेकिन याद रखिएगा, जो प्रकृति के तत्व होते हैं, ये सब कुछ हमारे लिए सपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं। ये सब हमारे लिए क्या होते हैं? सपोर्टिंग एलिमेंट, यानी कि हमारे जीवन के लिए हेल्पफुल चीजें।
ठीक है, सपोर्टिंग एलिमेंट सहयोगी तत्व होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो बस यही हमारी पृथ्वी और यही हमारा घर है कि हमारे घर में दो तरह की चीजें हैं कि जी एक तरफ मानव निर्मित है जो इंसान ने अपनी जरूरत के अनुसार बनाया, एक तरफ प्राकृतिक चीजें हैं जो इंसान को प्रकृति ने गिफ्ट दी है ताकि वो अपना जीवन जी सके। और याद रखिएगा हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, नीला ग्रह भी बोला जाता है। और नीला ग्रह हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जी इसके अंदर जो हम अंतरिक्ष से देखते हैं ना, नीला दिखता है, पानी की मात्रा ज्यादा है ना, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें बात करें, देखिए अगला हिस्सा आता है कि भूगोल का अध्ययन क्यों करें। भाई क्यों करें, आपको क्या लगता है? सोचिए थोड़ा, क्यों करना चाहिए? एक जवाब दो, पास होने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। बेहतरीन। ठीक है, अब इसको समझिएगा कि भूगोल हमें पृथ्वी की संरचना बताता है कि पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, और क्यों बना, याद रखिएगा भूगोल के पास आपके वाई का जवाब है कि कोई भी चीज क्यों हो रही है पृथ्वी पर, उसका जवाब भूगोल में। ठीक है, तो पृथ्वी की संरचना बताएगा, पहाड़, नदियां, मैदान, महासागर, इन सबको समझने में हेल्प करती है ज्योग्राफी। चलिए आपका एक सवाल बताइएगा कि आपको पता है आपके आसपास समुद्र महासागर में पानी खारा क्यों है? ठीक है, थोड़ा सोचिए, अभी इसी बात जवाब देंगे। देखिए भूगोल दूसरी चीज हमें बताता है कि इंसान अपने आसपास के वातावरण को कैसे प्रभावित कर सकता है, कि इंसान का इम्पैक्ट नेचर पे कैसा पड़ रहा है और नेचर कैसे इंसान को प्रभावित कर रहा है। इन चीजों को भी हम भूगोल में ही समझते हैं। उसके बाद तीसरा कि भूगोल के जरिए हम जल, खनिज, मिट्टी, वन और प्राकृतिक संसाधन, इन चीजों को समझ पाते हैं। इसको शॉर्ट में आप ये कर लीजिएगा कि ज्योग्राफी की वजह से हम अपने आसपास के सभी संसाधनों को समझ पाते हैं। ठीक है, कि जितने भी हमारे संसाधन है, चाहे वो पानी के रूप में, खनिज के रूप में, मिट्टी या वन के रूप में, कुछ भी हो, इन सबको समझने के लिए ज्योग्राफी हेल्प करती है। उसके बाद बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनके कारण और इनसे बचने के उपाय, दोनों ही चीज हमें कौन बताता है? ज्योग्राफी। याद रखिएगा ज्योग्राफी के पास रीजन भी है कि आप अपना एनवायरनमेंट कैसे खराब कर रहे हो, और उसके पास आपको बचाने के तरीके भी हैं कि आप कैसे बचा सकते हो। उसके बाद मानव भूगोल मानवीय जीवन पर पर्यावरण का महत्व स्पष्ट करता है कि किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है इंसान का पर्यावरण पर, और पर्यावरण की सपोर्ट के बिना हम जी भी नहीं सकते। ये सारी चीजें कौन बता रहा है? भूगोल। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। आपसे पूछा था ना कि समुद्र का पानी खारा क्यों है। ठीक है, बचपन में आपने कहानी नहीं सुनी होगी, चक्की चक्की नमक निकाल। ठीक है, कि वो एक चक्की चोरी करके ले जाता है, उसमें नमक निकल रहा होता है और वो चक्की आज तक चल रही है। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, बाकी जोक्स अपार्ट, इसके डिटेल में जब आएंगे तो वहां बात करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे लिए भूगोल के जो उपागम है, देखिए उपागम जो है आपके लिए जरूरी क्यों है, इसको समझिएगा। देखिए उपागम का मतलब यहाँ पर किस चीज से है, समझने का तरीका। अगर आपको ये वर्ड दिख रहा है ना उपागम, तो इसका मतलब याद रखिएगा सीधा सा क्या है, समझने का तरीका। कि आप किसी भी चीज को कैसे समझ सकते हैं। तो हम बताते हैं कि ज्योग्राफी को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तरीका तो हैगा हमारा प्रादेशिक भूगोल, ठीक है, रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, और दूसरा तरीका है क्रमबद्ध भूगोल। अब दोनों में फर्क समझिएगा। जब हम प्रॉपर किसी एक एरिया को जब हम प्रॉपर किसी एक एरिया को टारगेट करके स्टडी करते हैं, एक एरिया, चाहे वो देश हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे गली हो, मोहल्ला हो, क्षेत्र हो, कुछ भी हो, जब आप एक प्रॉपर किसी एरिया की स्टडी करते हो और उसके सभी पहलुओं को समझते हो, सभी डिटेल्स को समझने की कोशिश करते हो, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रादेशिक भूगोल। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले लो दिल्ली, कि आप दिल्ली की हवा हवा जलवायु, यहाँ का पानी, इन चीजों को स्टडी करते हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रादेशिक भूगोल। और इसमें क्या होता है कि उस क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी, जनसंख्या, सब कुछ एक साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करेंगे ना, दिल्ली की स्टडी करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग हैं यहाँ, जनसंख्या कितनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ का क्लाइमेट देखेंगे कि यहाँ का जो वातावरण है वो किस प्रकार का, जलवायु किस प्रकार की है। उसके बाद यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है, यहाँ पर उद्योग किस तरह के हैं। तो एक ही एरिया को हम कंप्लीट डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। ठीक है, किसके अंदर? प्रादेशिक भूगोल में। इसका मुख्य उद्देश्य होता है क्षेत्र की विशेषता पहचानना, कि एक क्षेत्र यूनिक क्यों है। याद रखना पहली बात, ज्योग्राफी में जितनी चीजें मिलेंगी सब अनइवन मिलेंगी। अनइवन का मतलब किस चीज से है? कि असमान रूप से वितरित है। कोई भी एक चीज किसी दूसरे के जैसी सेम नहीं है। आप दिल्ली गोवा को कंपेयर कर लो, छोटे छोटे एरियाज हैं, क्या जनसंख्या बराबर है? नहीं। क्या दोनों का डेवलपमेंट बराबर है? नहीं। तो याद रखिएगा ज्योग्राफी में कोई भी चीज इक्वल नहीं होती। ठीक है, उसके बाद अध्ययन का स्तर, यहाँ पर छोटे और बड़े दोनों स्तर पर अध्ययन किया जाता है। यानी कि हम कहने के लिए एक दिल्ली ऐसा छोटा इलाका ले लिया और बड़े लेवल के लिए पूरे का पूरा महाद्वीप भी पिक कर सकते हैं इन्हीं चीजों को स्टडी करने के लिए। और इसकी उपयोगिता, यानी ये कहाँ पर हेल्पफुल है? ये हेल्पफुल रहता है हमारे लिए जब सरकार क्षेत्रीय योजना बनाती है,
विकास नीति बनाती है, तो इन सब में इस तरह का डेटा में आता है। ठीक है, तो याद रखिए कि जो नॉर्मल सी ज्योग्राफी जिस पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया, ये ज्योग्राफी आपके एरिया के डेवलपमेंट में, आपके क्षेत्र के विकास में नीतियों के माध्यम से योगदान दे रहा है। यानी कि अगर ये ना हो तो आपकी डेवलपमेंट पॉलिसीज भी नहीं बनेंगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है हमारा क्रमबद्ध भूगोल। ठीक है, अब क्रमबद्ध भूगोल का मतलब क्या होता है? किसी भी एक टॉपिक की डीप स्टडी, किसी भी एक टॉपिक की डीप स्टडी। डीप स्टडी का मतलब क्या होगा? किसी भी चीज का गहरा अध्ययन, यानी कि उसको विस्तार से पढ़ना। जैसे आप एक चीज पिक करते हो कि पॉपुलेशन, आपने कहा जी हमें तो पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, जनसंख्या के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो जो आप ये जनसंख्या के बारे में पढ़ोगे, तो क्या एक एरिया में पढ़ोगे? नहीं, आप देखोगे पूरी दुनिया की जनसंख्या। आप पिक करते हो जी जलवायु के बारे में पढ़ना, तो जलवायु भी किसकी पढ़ोगे? पूरी दुनिया की। ठीक है, एक ही टॉपिक को पूरी दुनिया के लेवल पर ले जाकर सबके साथ जोड़कर पढ़ा जाएगा। दृष्टिकोण क्या है इसका? यानी कि इसमें अलग अलग चीजें होती हैं। याद रखिएगा, जो आपका क्रमबद्ध भूगोल है ये आपको एक ही टॉपिक डीप तरीके से पढ़ाता है, लेकिन अलग अलग तरीके से। जैसे भू आकृति विज्ञान हो जाएगा, जमीनों के बारे में पढ़ना हो जाएगा, जलवायु विज्ञान क्लाइमेट के बारे में पढ़ोगे, जनसंख्या के बारे में पढ़ोगे, इस तरह से। लेकिन जो भी चीज पढ़ोगे वो पूरी दुनिया को कंपेयर करते हुए पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है इसका सिंपल सा है, सिद्धांत और नियम बनाना। कि जो ज्योग्राफी में नए नए सिद्धांत आते हैं, जो नए नए नियम आते हैं, वो इसी के आधार पर बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा कि जो अध्ययन का स्तर है ये तुलनात्मक होता है, कंपैरेटिव होता है। यानी कि अगर आपने सिर्फ पॉपुलेशन की बात करी तो आप देखोगे यूरोप की जनसंख्या कैसी है, एशिया की जनसंख्या कैसी है। ठीक है, तो आप एक ही टॉपिक को अलग अलग एरियाज में कंपेयर करके पढ़ते हो। और उसके बाद उपयोगिता, लाइक ये कैसे हेल्पफुल है। जैसे हमारे लिए जो प्रादेशिक भूगोल था, ये पॉलिसी बनाने में तो हेल्प कर रहा था, लेकिन जब दूसरी तरफ आप देखोगे तो जो वैज्ञानिक आधार है, इसको विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, और इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है ये आपकी रिसर्च में, ठीक है, ये आपके लिए शोध में मदद करती है। रिसर्च या फिर शोध में मदद करती है। इतनी बात क्लियर है? याद रखिएगा, जब आप किसी एक एरिया को टारगेट करके पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा प्रादेशिक भूगोल, जब आप एक टॉपिक टारगेट करके पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा क्रमबद्ध भूगोल। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें बात करें, अगला हिस्सा आता है हमारे पास इसकी शाखाओं का, कि भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, कितने हिस्सों में बटी हुई है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी बेटा सिर्फ दो हिस्सों में बटी है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। देखिए बहुत सिंपल सा, भौतिक भूगोल में आप सारी चीजों को प्राकृतिक रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल चीजें, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ह्यूमन देखा जाता है, इंसान का अस्तित्व ही नहीं है, इंसान की कोई एक्टिविटी कैलकुलेट ही नहीं करी जाती। ठीक है, जैसे प्राकृतिक चीजों में क्या पढ़ रहे हो? पहाड़, नदी, मैदान, जलवायु, मिट्टी, इन सब चीजों को पढ़ोगे। इसमें इंसान की भूमिका नहीं होती, सारी चीजें नेचुरल होती हैं। लाइक भूकंप लाने में इंसान का कोई हाथ है? नहीं, तो वो चीज में पढ़ी जाएगी। पृथ्वी की संरचना को देखा जाता है कि पृथ्वी अंदर से किस तरह की दिखती है। ठीक है, वायुमंडल किस तरह से काम करता है, उसके बाद प्राकृतिक शक्तियां किस तरीके से रहती हैं, यानी जो नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं कभी कभी, ये क्यों आते हैं, ये सारी चीजें। इन द एंड याद रखिएगा, भौतिक भूगोल का मतलब क्या है? सारी चीजों को प्राकृतिक रूप से पढ़ा जाएगा, इंसान का कोई रोल नहीं है, सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज पे ध्यान देंगे जो पूरी तरह से इंसान के कंट्रोल से बाहर है। उसके बाद दूसरी तरफ मानव भूगोल, नाम में ही क्या आ गया? मानव, सीधी सी बात है, इंसान जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर इंसान का अध्ययन किया था, और इंसान का कैसे? इंसान की एक्टिविटीज का। ठीक है, इंसान और इंसान की एक्टिविटीज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें देखेंगे तो इंसान क्या क्या काम कर रहा है, कैसे चीजों को चेंज कर रहा है, इन चीजों पे ध्यान देंगे। उसके बाद लोग कहाँ पर ज्यादा बसते हैं, क्यों बसते हैं, कैसे अपना सर्वाइवल चलाते हैं, इन चीजों पे ध्यान दिया जाता है। और उसके बाद जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है, इन सारी चीजों को देखा जाएगा। और उसके साथ इन दी एंड विकास और संसाधन का उपयोग देखा जाता है, कि इंसान किस तरीके से चीजों को यूज करता है। एक तरफ इंसान का रोल ही नहीं है, सिर्फ नेचुरल चीजें, दूसरी तरफ सिर्फ इंसान है, यहाँ पर नेचुरल चीजों का रोल नहीं है। तो यही हमारे लिए रहता है भूगोल के दो हिस्से, भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। इतनी बात सभी को क्लियर है? उसके बाद इसमें आगे बात करें, देखिए अब ब्रांचेस की अगर हम देखें, भौतिक भूगोल में क्या क्या चीजें आती हैं। भौतिक भूगोल में अगेन याद दिला दूं, सिर्फ प्राकृतिक चीजें, इंसान का रोल नहीं है। तो भौतिक भूगोल में आएगा जलवायु विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जीव भूगोल। ठीक है, क्या इंसान का रोल आया? नहीं। उसके बाद आगे और देखेंगे, उसमें आता है हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, जीव भूगोल।
ये चीजें आ गई, क्या इंसान आया? नहीं, क्योंकि इंसान जैसे ही आ जाएगा तो वो भौतिक भूगोल बदलकर क्या बन जाएगा? मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी बन जाएगी। अब इसके अंदर जब मानव आ जाएगा तो मानव के समाज के बारे में देखेंगे, मानव की जनसंख्या के बारे में देखेंगे, मानव की बसावट या उसकी बस्तियों के बारे में देखेंगे, उसके बाद मानव की राजनीति देखी जाएगी, मानव का इतिहास और मानव की आर्थिक पहलू देखे जाएंगे। तो इस तरीके से सारी चीजें चलती हैं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में। भौतिक भूगोल का मतलब सारी चीजें नेचुरल, मानव भूगोल का मतलब सारी चीजें इंसान से जुड़ी हुई। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे बात करें तो हमारे पास आता है कि जो हमारी ज्योग्राफी है ये सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित है। कुल मिलाकर आप कह दो जो आपने जो 10th में एसएसटी पढ़ी है ना, सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट पढ़ा है, ये उससे रिलेटेड है। क्यों? देखिए इतिहास से कैसे रिलेटेड है कि भूगोल और इतिहास साथ साथ चलते हैं। किसी भी देश की सभ्यता, युद्ध, व्यापार सब भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आप एक चीज समझो कि जितने भी बाहर से आक्रमण हुए भारत पे, सब दिल्ली पे क्यों हुए? क्यों? क्योंकि दिल्ली सेंटर में थी, भौगोलिक स्थिति थी। ठीक है, क्योंकि दिल्ली से पूरे देश को उस समय कंट्रोल किया जा सकता था। अब तो बिल्कुल नॉर्थ में आ गई है, लेकिन पहले लगभग सेंटर में थी, तो वहां से पूरे एरिया पर इक्वली कंट्रोल रखा जाता था। इसलिए हर कोई राजा चाहता था कि दिल्ली पे कब्जा हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इतिहास भी जो डिसाइड होता है वो वहां की भौगोलिक परिस्थितियों से डिसाइड होता है। दूसरी चीज कि अगर किसी क्षेत्र में संसाधन, खेती, उद्योग, व्यापार ये सारी चीजें करनी है तो ये ज्योग्राफी पे डिसाइड होगा। आप ये समझो, क्या उत्तराखंड में जाकर आप गेहूं उगा सकते हो? चाहे आपकी कितनी इच्छा हो, नहीं उगा सकते, क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां गेहूं के फेवर में है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा जिस भी एरिया में जो आप काम करने वाले हो वो काम किससे डिसाइड होगा? आपकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन से। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज आती है कि इंसान की रहन सहन, रीति रिवाज और कल्चर, ये सारी चीजें, कल्चर वगैरह भी किससे डिसाइड होगा? भूगोल से। अब एक चीज समझिए कि ऐसा क्यों है कि भारत में जो लोग मरते हैं उनको जलाया जाता है, इस्लाम में दफनाया जाता है, ईसाइयों में लकड़ी में रख के दफनाया जाता है, ऐसा क्यों? ठीक है, अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि भारत में स्टार्टिंग से पेड़ पौधे ज्यादा थे, जलाना आसान था, तो डेड बॉडीज को जलाने का कल्चर आ गया। इस्लाम का उदय होता है अरब देशों में जहां पर मिट्टी ज्यादा है, तो वहां पर खोद के दफनाना आसान था, तो उनके कल्चर में दफनाना आ गया। यूरोप में क्या है, सर्दियों का माहौल है, ठीक है, तो बॉडी डिकम्पोज होने में टाइम लेगी, इसलिए उसको लक्कड़ में रख के रखा जाता है, ठीक है, ताबूत में। तो इस तरीके से जैसे आपकी भौगोलिक स्थिति वैसा आपका कल्चर बन जाता है। और उसके बाद अगर आप पृथ्वी की संरचना, भूकंप, ज्वालामुखी, वायुमंडल इनको भी समझने जाओगे तो इन सब में सारे भौगोलिक तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। आप ये समझो कि ज्वालामुखी जो है आपको भारत में नहीं देखने को मिलेंगे, एक बैरन आइलैंड है वहां मिलेगा। भूकंप आते हैं सबसे ज्यादा कहां पर? जापान में। क्यों? क्योंकि जापान की जो लोकेशन है, अभी आप देखोगे आगे डिटेल में जाकर, जमीन के नीचे ना कुछ प्लेट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट है इनके ना जॉइंट पर है जापान, जिसकी वजह से जैसे ही हिलती है जापान पूरा हिल जाता है, सबसे ज्यादा भूकंप वहां। ठीक है, और उसके बाद लास्ट बचता हमारा वनस्पति, जीव और पारिस्थितिकी तंत्र। ये हमें आसपास की इकोलॉजी अगर समझनी हो, हमारे आसपास जितनी भी चीजें वो किस तरह से वर्क कर रही हैं, इन्हें समझना हो, तो इसके लिए भी हमारे पास भूगोल ही सब्जेक्ट है। तो याद रखिएगा, आपसे अगर ये कहता है कि भूगोल का सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान से क्या संबंध है, तब भी आपको यही बताना है। और अगर ये कहता है कि स्टेटमेंट के रूप में, यानी कह देगा कि भूगोल बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, डिफाइन करो, तो भी यही तरीका रहेगा। याद रखिएगा, पेपर में कुछ नहीं होता। पेपर में आपने एक सिचुएशन फेस करी है कि हम तो जी जो पढ़ के आए थे वही नहीं आया पेपर में, ऐसा कुछ नहीं, आता वही है, लेकिन बेटा नाम चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पे सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान के साथ संबंध कह रहा है, वहां पर ये कह देगा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ इसका रिलेशन डिफाइन करो। ठीक है, तो आपको इन चीजों के हिसाब से ही करना है। उसके बाद आगे लास्ट हमारे पास रहता है कि भूगोल एक साइंटिफिक सब्जेक्ट कैसे। साइंटिफिक सब्जेक्ट में याद रखिएगा, ये आपसे प्रश्न पूछता है और उत्तर भी देता है। फॉर एग्जाम्पल कि भूगोल हमेशा क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, इन सवालों का जवाब देता है। कि वर्षा कहाँ होती है, क्यों होती है, बारिश अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, रीजन क्या है, उसका जवाब आपको देगा। उसके बाद कारण और प्रभाव ढूंढता है कि कोई भी घटना घट गई, ठीक है, जैसे जंगल कटने से बाढ़ आ गई, क्यों आ गई भाई, ठीक है, इसके आपको जवाब मिलेंगे। एक ओवरव्यू समझिएगा कि पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं। अगर आपने पेड़ काट दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेने वाला कोई नहीं बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रह जाएगी, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट गर्म हो जाएगा, और गर्म होगा तो पानी तेजी से इवेपोरेट होगा। ठीक है, और जितनी तेजी से इवेपोरेट होगा बारिश भी उतनी ही ज्यादा तेजी से आएगी, और बारिश तेज होने की वजह से क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हर चीज का रीजन कहां से मिलेगा आपको? ज्योग्राफी में मिलेगा। सॉरी, देखिए, उसके बाद दूसरा
कि तथ्य और आंकड़ों पर आधारित, कि यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं सारी आंकड़े और तथ्यों पर आधारित होती है। लाइक रिसर्च होती है कि आपका तापमान क्यों है और कितना बढ़ रहा है, बारिश कब कब होगी, सारा डेटा मैनेज किया जाता है। और उसके बाद ये दूसरे सब्जेक्ट्स की हेल्प लेता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब की हेल्प लेकर, ताकि इसको कैलकुलेशन में मदद मिल सके। ठीक है, कैलकुलेशन की हेल्प के लिए ये करता है, बाकी सब्जेक्ट से हेल्प लेता है। और याद रखिएगा, भूगोल भविष्य की भविष्यवाणी करता है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है कि जैसे आज आपकी हरकतें हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा होने वाला है, बाढ़ आएगी नहीं आएगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी नहीं पड़ेगी, कल बारिश होगी नहीं होगी, इस तरह की भविष्यवाणियां कौन करता है? ज्योग्राफी। ठीक है, क्लियर है इतना? अब ये चीज समझिएगा, आपको इसको करना कैसे है। आपके पास सबसे पहला काम क्या करना है, आपको किसी भी ज्योग्राफी के किसी भी चैप्टर में जब आप कर रहे हो, सबसे पहले आपको उसके टॉपिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, टोटल टॉपिक, कि उस एक चैप्टर में टोटल कितने टॉपिक्स हैं। याद रखिएगा सिंपल सा, और हर टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, और अगर आपको पहले दिन, अभी आप नया नया पढ़ना शुरू कर रहे हो, अभी आपको जस्ट अपने चैप्टर के टॉपिक पता लग गए ना, कि साइंटिफिक सब्जेक्ट के बारे में, स्टडीज रिलेशन के बारे में, शाखाएं हैं, उपागम है, इस तरह से अगर आपने गिन लिए सारे टॉपिक एक सिंगल पेज के ऊपर लिख के, ठीक है, तो आपका उतने में भला हो जाएगा। ठीक है, बाकी उसके साथ साथ हमारे पास याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 70 में से 70 लाने, हम सबको इतनी मेहनत करके चलनी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट मिलते वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।